एक बंदर का लोगो, चेहरे पर एक शरारती मुस्कान। अगर आप पिछले दशक में भारत के किसी भी पब या बार में गए हैं तो मैं शर्त लगा सकता हूं कि आपने इसे देखा है। ये कहानी है बीरा 91 की, और ये किसी पुराने शराब कारोबारी के खानदान से निकली कहानी नहीं है। इसकी शुरुआत हुई न्यूयॉर्क की एक सॉफ्टवेयर कंपनी से। बिल्कुल, ये कहानी एक ऐसे ब्रांड की है जिसने भारतीय युवाओं के बियर पीने का तरीका ही बदल दिया, जिसने क्राफ्ट बियर को घर घर तक पहुंचाने का सपना देखा। और आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो भी आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स और नोट्स हैं, हम उनमें से बीरा 91 और उसके संस्थापक अंकुर जैन के सफर के सबसे जरूरी हिस्से निकालेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक कमाल का आइडिया हजारों करोड़ की कंपनी बना, और फिर कैसे वो अर्श से फर्श पर आ गिरी। और हमारा मिशन आज ये समझना है कि वो कौन सी बड़ी रणनीतिक गलतियां थीं जो इस रॉकेट की रफ्तार से बढ़ते ब्रांड को जमीन पर ले आईं। क्या ये सिर्फ एक नाम बदलने की बचकानी चूक थी, जैसा कि कई लोग कहते हैं, या फिर असली समस्या कहीं और कंपनी की नींव में ही छिपी थी? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। भारत का बडवाइजर बनने का सपना देखने वाली ये कंपनी अचानक आईसीयू में कैसे पहुंच गई? चलिए शुरू करते हैं। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? ये अंकुर जैन, जो न्यूयॉर्क में एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे थे, अचानक भारत में बियर बनाने के धंधे में कैसे आ गए? उनका तो कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं था इस इंडस्ट्री में। यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अंकुर के पिता एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी थे, तो घर में शराब के कारोबार का माहौल दूर दूर तक नहीं था। अंकुर ने शिकागो से इंजीनियरिंग की, न्यूयॉर्क में एक हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर स्टार्टअप चलाया, लेकिन 2000 के दशक में वो न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में रह रहे थे, और वो जगह उस समय क्राफ्ट बियर क्रांति का, कह सकते, एपिसेंटर थी। अच्छा, तो वहां से ही ये कीड़ा दिमाग में आया? बिल्कुल। उन्होंने देखा कि वहां बियर सिर्फ एक ड्रिंक नहीं थी, वो एक पूरा कल्चर था। लोग घंटों बैठकर बियर के फ्लेवर, उसकी कड़वाहट, उसमें कौन सा हॉप्स इस्तेमाल हुआ है, इस पर वैसे ही बात कर रहे थे जैसे लोग महंगी वाइन पर करते हैं। उन्हें पहली बार ये आहा मोमेंट मिला कि बियर को एक नए प्रीमियम नजरिए से भी पेश किया जा सकता है। और जब होल्स आइडिया के साथ 2007 में भारत वापस आए तो यहाँ का सीन तो बिल्कुल उल्टा रहा होगा। यहाँ तो बस एक ही राजा था, किंगफिशर। एकदम उल्टा। उस समय भारत में बियर का मतलब था स्ट्रॉन्ग बियर, यानी कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा नशा। सारे विज्ञापन भी मर्दानगी, एडवेंचर, ताकत, इसी के इर्द गिर्द घूमते थे। मार्केट में कोई वैरायटी ही नहीं थी। तो अंकुर ने इस मार्केट में क्या गैप देखा? उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज पकड़ी। उन्होंने समझा कि भारत का नया शहरी युवा इस भारी और कड़वी बियर से बोर हो चुका है। उसे कुछ हल्का, कुछ ज्यादा फ्लेवरफुल चाहिए। एक ऐसी बियर जो दोस्तों के साथ बैठकर घंटों पी जा सके, बिना भारीपन महसूस किए, जिसे बियर की दुनिया में सेशनेबल बियर कहते हैं। ये वो गैप था जिसे कोई भी बड़ी कंपनी देख नहीं पा रही थी। लेकिन आइडिया अच्छा होने से क्या होता है? घर पे तो तूफान आ गया होगा। एक सरकारी अधिकारी का बेटा शराब के धंधे में उतर रहा है। बहुत बड़ा तूफान। उनके पिता अशोक जैन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 5 साल तक अंकुर से ठीक से बात तक नहीं की। लेकिन अंकुर अपने फैसले पर टिके रहे। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। पहले मार्केट को समझने के लिए 2009 में सिराना बेवरेज नाम की एक इंपोर्ट कंपनी शुरू की, और बेल्जियम, जर्मनी से 25-30 तरह की प्रीमियम बियर भारत में लाकर बेचने लगे। वो देखना चाहते थे कि क्या भारतीय ग्राहक वाकई एक अलग स्वाद के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार है। मतलब पहले मार्केट को टेस्ट किया, फिर अपना प्रोडक्ट उतारा। स्मार्ट। और जब अपना ब्रांड बनाने की बारी आई, तब ये बीरा 91 नाम और बंदर का लोगो कहां से आया? नाम की कहानी भी मजेदार है। पहला नाम बीरू सोचा गया था, जो जापान में बियर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उस पर ट्रेडमार्क नहीं मिला। फिर बीरा नाम फाइनल हुआ। उत्तर भारत में इसका मतलब है भाई या दोस्त, और बंगाल में बहादुर। बहुत ही दोस्ताना और अपना सा लगने वाला नाम। और उसके आगे लगाया 91, भारत का कंट्री कोड। संदेश साफ था, इमेजिन इन इंडिया। और वो बंदर, वो तो जीनियस स्ट्रोक था। उस समय जहां सब शेर और बाज जैसे मर्दाना सिंबल इस्तेमाल कर रहे थे, वहां ये शरारती बंदर बिल्कुल हटके था। और ये सिर्फ एक डिजाइन का फैसला नहीं था, ये एक बिजनेस रणनीति थी। उन्होंने समझा कि बियर का अगला बड़ा बाजार महिलाओं और युवाओं में है, जिन्हें आक्रामक मर्दानगी वाले सिंबल अपनी ओर नहीं खींचते। लोगों में जो बी अक्षर है, उसे भी उल्टा लिखा गया था। ये कहने का तरीका था कि हम पुराने नियमों को पलटने आए हैं। बंदर का लोगो
असल में बाजार को बढ़ाने की पहली सीढ़ी थी। कमाल है। लेकिन एक नए ब्रांड के लिए सबसे बड़ा खर्च तो फैक्ट्री लगाने का होता है। एक ब्रूअरी लगाने में तो करोड़ों लग जाते हैं। वो पैसा कहाँ से आया? यहीं पर अंकुर ने एक और स्मार्ट मूव खेला। उन्होंने भारत में फैक्ट्री लगाने के बजाय बेल्जियम की एक बहुत पुरानी 1758 में स्थापित ब्रूअरी के साथ पार्टनरशिप कर ली। मतलब बियर बनती बेल्जियम में थी और फिर बोतलों में भरकर 7,000 किलोमीटर का सफर तय करके जहाज से मुंबई आती थी। अरे वाह! तो इससे हुआ क्या? अंदर कहानी मिल गई। बॉटल पर लिखा होता था मेड इन बेल्जियम, जिससे ग्राहकों को क्वालिटी का भरोसा मिलता था। लेकिन ब्रांड की पहचान पूरी तरह से इमेजिन इन इंडिया की थी। ये एक एसेट लाइट मॉडल था, जिसे टेक की दुनिया के निवेशक बहुत पसंद करते हैं। और जब फरवरी 2015 में बीरा वाइट और बीरा ब्लॉन्ड लॉन्च हुई तो मार्केट का रिएक्शन कैसा था? जबरदस्त। दिल्ली और बैंगलोर के युवाओं ने इसे हाथों हाथ लिया। ये तुरंत कूल बन गई। मांग इतनी ज्यादा थी कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि अंकुर जैन को कई बार खुद अपनी कार में बियर के क्रेट्स भरकर पब्स तक पहुंचाने पड़ते थे। मुझे याद है 2016-17 का वो दौर। दिल्ली के किसी भी कैफे में चले जाओ, किसी न किसी मैकबुक के पीछे वो बंदर का स्टिकर देख ही जाता था। वो एक स्टेटस सिंबल बन गया था। बिल्कुल। वो सिर्फ बियर नहीं रह गई थी, वो एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट बन रही थी। और इसी क्रेज को देखकर दुनिया की सबसे बड़ी वेंचर कैपिटल फर्म्स में से एक सिकोया कैपिटल ने बीरा में $6 मिलियन का निवेश किया। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सिकोया ने इससे पहले भारत की किसी भी शराब कंपनी में पैसा नहीं लगाया था। वो बीरा को एक टेक स्टार्टअप की तरह देख रहे थे, न कि एक ट्रेडिशनल शराब कंपनी। सिकोया जैसा बड़ा नाम जुड़ने के बाद तो दबाव और बढ़ गया होगा कि तेजी से स्केल किया जाए। क्या ब्लिट्ज स्केलिंग की सोच यहीं से हावी हुई? यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जहां से दरारें दिखनी शुरू होती हैं। और मार्केटिंग का तरीका भी इसे दिखाता है। भारत में शराब का सीधा विज्ञापन तो बैन है, तो फिर ये ब्रांड घर घर तक पहुंचा कैसे? बिना टीवी एड के ये इतना बड़ा बना कैसे? गुरिल्ला मार्केटिंग। उन्होंने हजारों की संख्या में वो बंदर वाले स्टिकर छपवाए और अपनी टीमों को कहा कि इन्हें पब के वॉशरूम, दरवाजों, टेबलों और यहां तक कि कॉम्पिटिटर के बियर कूलर पर भी चिपका दो। बिना ₹1 खर्च किए ब्रांड हर जगह दिखने लगा। और एक और बहुत जरूरी बात थी उनकी जेंडर न्यूट्रल ब्रांडिंग। पारंपरिक बियर ब्रांड्स हमेशा पुरुषों को टारगेट करते थे, लेकिन बीरा ने ऐसा नहीं किया। खासकर उनकी बीरा वाइट, जिसमें संतरे के छिलके का हल्का सा स्वाद था, उसने बहुत सी महिलाओं को अपनी ओर खींचा जो पहले बियर की कड़वाहट की वजह से उसे पसंद नहीं करती थीं। उन्होंने मार्केट को सिर्फ कैप्चर नहीं किया, उन्होंने मार्केट को बड़ा किया। यहां तक तो कहानी एकदम परियों की कहानी जैसी लगती है। एक जीनियस आइडिया, शानदार ब्रांडिंग और जबरदस्त ग्रोथ। तो फिर गड़बड़ कहां हुई? शायद सबसे बड़ी गलती थी क्राफ्ट से मास मार्केट की ओर जाने का फैसला। अंकुर एक खास वर्ग यानी एक नीश ब्रांड बनकर खुश नहीं थे। उनका सपना था किंगफिशर को टक्कर देना, भारत का बडवाइजर बनना। ओह, ये तो बिल्कुल अलग खेल है। स्ट्रॉन्ग बियर का मार्केट तो वॉल्यूम पर चलता है, मार्जिन पर नहीं। यहां तो पहले से बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे थे। एग्जैक्टली। ये एक ऐसा सेगमेंट था जहां मुनाफा बहुत कम और मुकाबला बहुत ज्यादा था। और इस बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए अंकुर ने बीरा को एक टेक स्टार्टअप की तरह चलाना शुरू कर दिया। और यही सोच इस देसी धंधे पर भारी पड़ गई। कैसे? मतलब टेक स्टार्टअप वाली सोच में क्या गलत था? 2 बड़ी चीजें। पहली, हायरिंग। उन्होंने जानबूझकर शराब इंडस्ट्री के बाहर से महंगे टैलेंट को मोटी मोटी सैलरी पर रखा ताकि कंपनी में एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव बना रहे। आइडिया अच्छा था, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट यानी तनख्वाह का बिल आसमान छूने लगा। और दूसरी चीज? दूसरी और सबसे खतरनाक चीज थी ब्लिट्ज स्केलिंग की मानसिकता। ये सिलिकॉन वैली का एक बड़ा फैंसी शब्द है, जिसका मतलब है मुनाफे की चिंता छोड़ो और बस पैसा जलाकर मार्केट पर कब्जा कर लो। इस चक्कर में कंपनी की यूनिट इकोनॉमिक्स पूरी तरह से बिगड़ गई। 1 मिनट, यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब? हर एक बोतल पर कितना फायदा या नुकसान हो रहा था। हाँ। और अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक एक बोतल बनाने और उसे दुकान तक पहुंचाने का कुल खर्च 90-95 रुपए आ रहा था, लेकिन मार्केट शेयर छीनने के लिए उसे 85-90 रुपए में बेचा जा रहा था। क्या मतलब हर बोतल पर सीधे सीधे 5 रुपए का नुकसान? ये कैसा बिजनेस मॉडल है? ये टेक स्टार्टअप का मॉडल है, जहां आप ये मानकर चलते हैं कि एक बार आपके पास करोड़ों ग्राहक आ जाएंगे तो आप बाद में किसी तरह मुनाफा कमा लेंगे। लेकिन बियर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ हर बोतल बनाने का एक असली खर्च होता है।
ये रणनीति एक ऐसे गड्ढे जैसी थी जो लगातार गहरा होता जा रहा था। और जब आप पहले से इतना पैसा जला रहे हों, तब आप बड़ी और महंगी गलतियां नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने की। 2018 में बीरा ने आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ 5 साल की 250 करोड़ रुपए की पार्टनरशिप कर ली। ये फैसला किसी को समझ नहीं आया। क्रिकेट स्पॉन्सरशिप का फायदा तब होता है जब आप टीवी पर अपना नाम दिखा सकें, लेकिन बीरा तो एक शराब कंपनी होने के नाते सीधे अपना विज्ञापन कर ही नहीं सकती थी। तो ये डील सिर्फ एक ईगो ट्रिप बनकर रह गई, जिससे कंपनी के खाली होते खजाने पर और बोझ पड़ा। और इसी के साथ अंधाधुंध अंतर्राष्ट्रीय विस्तार भी तो चल रहा था। हाँ, जब घर में आग लगी हुई थी तब कंपनी ने अमेरिका, सिंगापुर, वियतनाम समेत 15 से ज्यादा देशों में दुकानें खोल दी। हर नए देश का मतलब मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स का नया खर्च। बाहर से देखने पर वैल्यूएशन तो बढ़ रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कैश बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। और फिर 2024 में वो हुआ जिसे कई लोग ताबूत में आखिरी कील मानते हैं, वो नाम बदलने वाली कहानी। ये क्या था पूरा मामला? लेकिन हुआ यही, कंपनी आईपीओ लाना चाहती थी और उसके लिए उसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एक लिमिटेड कंपनी बनना था। तो मई 2024 में कंपनी का नाम बीना बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर बीना बेवरेजेस लिमिटेड कर दिया गया। सिर्फ एक शब्द हटाया गया, प्राइवेट। लेकिन एक मिनट, ये तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसमें इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो गई? क्या इतनी बड़ी कंपनी में किसी ने ये नहीं सोचा? उनके पास वकीलों की पूरी टीम होगी, ये इतनी बचकानी गलती कैसे हो सकती है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और यहीं पर कहानी में एक और परत है। हुआ ये कि भारत में शराब वो राज्यों का विषय है। हर राज्य का अपना एक्साइज डिपार्टमेंट और अपने नियम है। कुछ राज्यों के एक्साइज डिपार्टमेंट्स ने इस नाम के बदलाव को एक नई कंपनी का बनना मान लिया। इसका भयानक नतीजा ये हुआ कि दिल्ली और कर्नाटक जैसे बड़े बाजारों में बीरा के सारे पुराने लाइसेंस एक झटके में रद्द हो गए और सप्लाई रुक गई। पूरी तरह रुक गए। इस कागजी कार्रवाई को ठीक करने में 4-6 महीने लग गए, और इस दौरान गोदामों में रखी करीब 80 करोड़ रुपए की बियर एक्सपायर हो गई, जिसे कंपनी को बट्टे खाते में डालना पड़ा। एक पहले से नुकसान में चल रही कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन जैसे आपने कहा, क्या ये वाकई गलती थी या फिर एक बहाना? कंपनी के पूर्व अधिकारी तो कुछ और ही कहानी बताते हैं। बिल्कुल, कई अंदरूनी लोगों का मानना है कि नाम बदलने वाली कहानी सिर्फ एक पर्दा थी, जिसके पीछे असली समस्याओं को छिपाया जा रहा था। असली विलन थे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, जिन्हें फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है। ये क्या होता है? बीरा ने भविष्य में बहुत ज्यादा मांग की उम्मीद में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए थे, जिसका मतलब था कि बियर बिके या न बिके, आपको प्रोड्यूसर को एक तय रकम देनी ही पड़ेगी। इसे ऐसे समझिए जैसे आपने एक 10 कमरों का मकान किराए पर ले लिया, लेकिन आप इस्तेमाल सिर्फ 2 कमरे कर रहे हैं, पर किराया आपको पूरे 10 कमरों का देना पड़ रहा है। बाप रे! और असल में डिमांड कितनी थी? रिपोर्ट्स के मुताबिक इन यूनिट्स की कुल क्षमता का इस्तेमाल कभी भी 20-25% से ज्यादा हुआ ही नहीं, और लेकिन कंपनी भुगतान 100% क्षमता का कर रही थी। ये एक ऐसी भारी भरकम फिक्स्ड कॉस्ट थी जिसने मुनाफे की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। और फिर वित्तीय संकट गहराता गया होगा? बहुत ज्यादा। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का घाटा 748 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। कर्मचारियों की सैलरी कई महीनों तक रुकी रही। हालत इतनी खराब हो गई कि 250 कर्मचारियों ने मिलकर बोर्ड को चिट्ठी लिखी और अंकुर जैन को सीईओ पद से हटाने की मांग कर डाली। और इसी बीच द बियर कैफे भी हाथ से निकल गया। हाँ, बीरा ने एक लोन के बदले में द बियर कैफे में अपनी हिस्सेदारी गिरवी रखी थी। जब कंपनी कर्ज नहीं चुका पाई तो अक्टूबर 2025 में निवेशकों ने वो शेयर जब्त कर लिए। सिर्फ कंपनी ही नहीं, अंकुर और उनके पिता ने भी अपनी निजी हिस्सेदारी गिरवी रखकर लोन लिया था, जो डिफॉल्ट होने पर उनके हाथ से निकल गई। एक अदालती सुनवाई में तो उनके वकील ने ये तक मान लिया कि कंपनी के पास राहत पाने के लिए 25 करोड़ रुपए जमा करने को भी नहीं है। इस सब का असर वैल्यूएशन पर क्या पड़ा? एक समय तो ये यूनिकॉर्न बनने की कगार पर थी। जमीन पर आ गई। एक समय बीरा की वैल्यूएशन $650 मिलियन यानी लगभग 5,000 करोड़ रुपए आकी गई थी। अक्टूबर 2025 तक ये 70% गिरकर सिर्फ $180 मिलियन यानी करीब 1,500 करोड़ रुपए रह गई। अनलिस्टेड मार्केट में जहां रिटेल निवेशक आईपीओ की उम्मीद में शेयर खरीदते हैं,
वहां शेयर का भाव 1000 रुपए से गिरकर 300 रुपए पर आ गया। और आखिरकार निवेशकों का सब्र जवाब दे गया। दे ही जाना था। दिसंबर 2025 तक निवेशकों के भारी दबाव के बाद खबर आई कि अंकुर जैन सीईओ का पद छोड़ने के लिए सैद्धांतिक रूप से राजी हो गए हैं। उनकी जगह लेने के लिए कंपनी अपने पुराने सीएफओ विक्रम कानूनो को वापस लाई है, जो कंपनी के शुरुआती सफल दिनों में उसके साथ थे। अब सारा जोर कंपनी की बिगड़ी हुई बैलेंस शीट को सुधारने पर है। बीरा 91 की ये कहानी वाकई आज के हर स्टार्टअप के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। सिलिकॉन वैली के ब्लिट्ज स्केलिंग और ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट जैसे फैंसी शब्द सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप बियर जैसी एक असली फिजिकल प्रोडक्ट वाली और भारी रेगुलेशन वाली इंडस्ट्री में होते हैं, तो एक कूल ब्रांड बनाने से ज्यादा जरूरी है एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाना। और यहीं पर आकर आखिरी और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अंकुर जैन ने भारतीय युवाओं को बियर पीने का एक नया और कूल तरीका सिखाया। इसमें कोई शक नहीं है, बीरा की पहचान, उसका वो बंदर, वो सब कुछ अंकुर के विजन से गहराई से जुड़ा है। तो अब जब नया मैनेजमेंट आएगा जिसका पूरा ध्यान सिर्फ खर्चे कम करने और बैलेंस शीट सुधारने पर होगा, तो क्या बीरा का वो बंदर फिर से नाच पाएगा? या फिर वित्तीय अनुशासन लाने की कोशिश में वो कूलनेस ही कहीं खो जाएगी जिसने इस ब्रांड को सिर्फ एक बियर नहीं बल्कि एक कल्चरल फिनोमिनन बनाया था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।